चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की क्लास का हमने टॉपिक भी आप लोगों को बता रखा है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ के ऊपर बोला था लास्ट टाइम पे। और राउल्ट्स लॉ में सबसे पहले अपने को बात करनी पड़ेगी किस पे। तो आज हमारी जो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हम लोग उस पर डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी का? इतनी बात क्लियर है सभी को? एक सेकेंड। चलिए आगे सब लोग स्टार्ट किया जाए। किसी कोई दिक्कत बच्चों? सबका विजुअल ठीक आ रहा है? जल्दी से बोल दो, टाइम हो गया हम लोग का। हम लोग शुरू कर सकते हैं अब। चलिए शुरू करते हैं। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में यार ध्यान से याद करो, अपने लोगों ने वेपर प्रेशर की बात की थी। जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं। वेपर प्रेशर क्या कहा था अपने लोगों ने? ठीक है ना? तो अपने लोगों ने जब बात की थी तो कहा ये था मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड है। ठीक, अब इसमें होता क्या है बच्चों, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इसकी अपर लेयर पे होंगे। हमने ये जो लिया है ये हमारा एक तरह से क्या है, ये सॉल्वेंट है। और इसमें सॉल्वेंट में ऊपर क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स इसकी अपर लेयर पे रखे। ये अभी प्योर सॉल्वेंट है तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे किस चीज के होंगे? सॉल्वेंट के होंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स किस चीज के होंगे? सॉल्वेंट के होंगे। ठीक बात। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर क्या होता है जल्दी से इसको दोबारा से देखते हैं कि जब भी हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होकर वाष्पित होकर क्या जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऊपर जाने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबके सब जो हमने सॉल्वेंट लिया है कैसा लिया है, वोलाटाइल नेचर का लिया है। ठीक, जो वाष्पशील प्रवृत्ति का है। इस वजह से जो भी मॉलिक्यूल्स हैं सब क्या होंगे, इजिली वेपराइज होना शुरू कर देंगे और वेपर फॉर्म में कहा जाने लगेगी ऊपर। ठीक, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब जब ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो धीरे धीरे ये वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर पहुंच गए और उसके बाद ये वहां पर कंडेंस होना शुरू होंगे। ठीक है, अब ये वायुमंडल में आ गए हैं, एटमॉस्फेयर में आ गए। और एटमॉस्फेयर क्या करेगा, दोबारा से इस लिक्विड पे आके प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ये मॉलिक्यूल्स जब क्या होगा, एटमॉस्फेयर से वापस से कहा आ रहे होंगे, इस जगह पे आके इस लिक्विड की सरफेस पे क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसको समझिएगा, ये क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड की सरफेस पे आके क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस जगह पर इस लिक्विड और इसकी वेपर स्टेट, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो रहा है। एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो रहा है और ये इक्विलिब्रियम की वजह से क्या होगा, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यहां से कहां पहुंच गए, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में। और इस इक्विलिब्रियम पर ये जो वेपर बनी आपकी, ये इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वही इस लिक्विड का क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। आ गई बात समझ में? फिर से इस चीज को अच्छे से समझे। क्या कह रहे हैं हम लोग कि जब भी किसी लिक्विड को आप हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। फिर वो वेपर वापस से क्या करेगी, जब नीचे की ओर आएगी तो इस लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक, तो इस लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पर ये जो वेपर है, ये लिक्विड की सरफेस पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है वही प्रेशर हमारा क्या कहलाएगा, उस लिक्विड का क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, जिसको जिसको नोट डाउन करना है इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हो। ठीक है, हम बोल रहे हैं इस चीज को, लिखते चल रहे हैं। क्या कहा अपने लोगों ने, वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों? तो बात आई द प्रेशर, ठीक है, द प्रेशर
exerted by the vapor at the surface of liquid at liquid vapor equilibrium is called its vapor pressure। ठीक है, किसी भी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पर, ठीक, लिक्विड की सरफेस पे वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वही इसका क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। आ रही है बात समझ में सबको? अब यहां से बात समझ में आ गई तो इस चीज को थोड़ा समझते चलना भी, वेपर प्रेशर का ढंग से अगर फंडा क्लियर हो जाएगा तो लोअरिंग बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें, ऐसे फैक्टर्स जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेंगे, तो उन फैक्टर्स पे जरा हम लोग चर्चा करते हैं। पहले ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान समझिए यार, पहली बात तो हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई। हमारे सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, ऐसा समझना बच्चों, ठीक है? अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, ये पार्टिकल्स दूर दूर है, तो इसको बाहर निकालना क्या है, आसान काम, इसको ब्रेक करना आसान है, तो इजिली पार्टिकल्स क्या होंगे, वेपराइज हो जाएंगे। तो वेपर जितनी ज्यादा बनेगी, हमारा वेपर प्रेशर भी क्या होगा, उतना ज्यादा। मान लो इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कैसा होता, स्ट्रॉन्ग होता, तो क्या अब इनके बीच में अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इसको तोड़ पाना आसान काम होगा? नहीं। तो क्या वेपर आसानी से बनेगी? नहीं। अगर वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक। यानी कि बेसिक चीज पहले क्या है हमारे पास, कि हमारे सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कैसा है। अगर वो वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स के थ्रू जुड़े हैं तो वो उनका वेपर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू जुड़े हैं तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? कोई टेंशन किसी को? ठीक। फिर ऐसे ही सेकेंड थिंग इज, दूसरी बात करें अगर हम लोग, तो दूसरा क्या आएगा हमारे पास, सेकेंड इज, हम बात कर सकते हैं यहां पर टेम्परेचर को लेकर। आप सब इस चीज को समझते हैं? टेम्परेचर की अगर बात की जाए, ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर तो क्या होगा, इसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी टूटेगा, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल वो उतनी ही जल्दी क्या होगा, वेपराइज होगा। और मॉलिक्यूल अगर जल्दी वेपराइज होगा, ज्यादा वेपर बनेगी, या जो भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी हाई टेम्परेचर ब्रेक हो जाएंगे, तो वो भी मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो जाएंगे। इसलिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ भी क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, ये भी हम कह सकते हैं। मानते हो कि नहीं? तो ये दो मेन फैक्टर हो गए आपके पास, एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा टेम्परेचर, ठीक। इतनी बात क्लियर है अगर आपको, तो ये जनरल चीजें थी, बहुत बेसिक चीजें थी। हम लोग बात करने चल रहे हैं अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की ओर, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। डेफिनेशन लिखी आपको, उसका मतलब है आपको बाकी चीजें समझनी थी केवल। अब ध्यान से देखो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें अगर हम, ठीक, तो हमने क्या ले रखा है बच्चों, ये हमारे पास हमारा प्योर सॉल्वेंट है, ठीक। ये क्या है हमारे पास, हमारा प्योर सॉल्वेंट है, जो कि कैसा है, प्योर सॉल्वेंट है, और ये कैसा है, नेचर में वोलाटाइल है। अगर ये नेचर में वोलाटाइल है बच्चों, तो क्या होगा, इसकी सरफेस पे जो पार्टिकल्स है, इसको थोड़ा सा, सॉल्वेंट हमने थोड़ा पहले कम लिया है, ठीक है। तो इसकी सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स रखे होंगे, अब क्योंकि वोलाटाइल है नेचर में, तो ये सबके सब क्या होंगे, वेपराइज होंगे। बात समझना ध्यान से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट लगने लगेगा, ठीक है। ये सबके सब क्या हो रहे होंगे, वेपराइज हो रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है यहां पर वेपर जो बन रही है वो ज्यादा बन रही है। अगर वेपर ज्यादा बन रही है बच्चों, तो यहां पर वेपर प्रेशर भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो याद ना,
जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कैसा होता है, हाई। उसका वेपर प्रेशर कैसा होता है, हाई। दे हैव हाई वेपर प्रेशर। और ये भी चीज फैक्टर में याद रख सकते हो, प्योर सॉल्वेंट्स का वेपर प्रेशर हमेशा हाई होता है इन कंपैरिजन ऑफ देयर सॉल्यूशन। जब हम इसमें क्या करेंगे, कोई नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल का मतलब, ठीक, जो इजिली वेपराइज नहीं होगा, ठीक है, अवाष्पशील। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो अपने आयंस में एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होगा। अगर ऐसा सॉल्यूट ऐड कर दें, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में अगर ऐसा सॉल्यूट ऐड कर दें तो वो मिलकर क्या करने वाला है, देखिए ध्यान से, तो क्या होगा, तो हमारे पास हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा, ठीक है। इस सॉल्यूशन में लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा सॉल्यूट के मिलने से, और साथ ही साथ यहां पर क्या होने वाला है, कुछ पार्टिकल्स अब बच्चे किसके होंगे, इसमें सॉल्यूट के होंगे। और इस सॉल्यूट के पार्टिकल्स कैसे होंगे, ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं कैसे नेचर में, ये नेचर में नॉन वोलेटाइल है कि नहीं। तो भाई जाहिर सी बात है, जो वोलेटाइल है नेचर में वो तो क्या होगा, वेपराइज होगा। बट जो नॉन वोलेटाइल है नेचर में, क्या वो वेपराइज होगा, नहीं। यानी अब सॉल्यूट मिलाने के बाद, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने जा रही है, जब तक सॉल्यूट नहीं मिलाया था तब तक सारे पार्टिकल्स किसके थे, प्योर सॉल्वेंट के, जो नेचर में कैसा था, वोलेटाइल। इस वजह से क्या हो रहा था, वेपर बन रही थी। बट जब हमने सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूट कैसा मिलाया है, नॉन वोलेटाइल, तो वो वेपराइज हो नहीं पाएगा, ठीक है, जिस वजह से वेपर कम बनेगी। अगर तो ये देखो, सॉल्यूवेंट में सॉल्यूट मिलाने से बन गया क्या, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। और सॉल्यूशन बनने के साथ साथ अब क्योंकि वेपर कम बन रही है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, कम, यानी इट हैज लो वेपर प्रेशर। तो आपने यहां से इस पूरे प्रोसेस में क्या सीखा बच्चों, कि जब भी हम सॉल्वेंट में, किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल नॉन सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और यही फिनोमेना क्या कहलाता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक, वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। आई बात समझ में। तो इसको जरा लैंग्वेज फॉर्म में भी समझते चलते हैं, क्या बोला अपने लोगों ने, ठीक। तो पहली बात लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, पहली बात तो केवल वेपर प्रेशर की डेफिनेशन सबको क्लियर होगी, क्या बोला अपने लोगों ने, the pressure exerted by the vapor at the surface of liquid at liquid vapor equilibrium is called its vapor pressure, ठीक है। क्या कहा आपने लोगों ने, कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला जाने वाला दाब क्या कहलाता है, उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। फिर से सुन लें हिंदी में, द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला जाने वाला दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। अगर हमने अब यहां पर क्या किया, हमने कहा कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज हाई। हमें पता है कि हमारे वेपर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है। समझ गया हो ना क्यों होता है, ये चीज समझ चुके हैं। तो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज हाई, बट ऑन एडिंग क्या ऐड किया हमने, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, क्या होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स लो, ठीक। और क्यों लो हो जाता है, बिकम्स लो, भाई क्यों लो हो जाता है, ठीक। तो ध्यान में, बिकॉज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, इसको समझना है यहां पे, अभी क्या था, जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे तो दूर दूर थे, ठीक है, तो उनमें अट्रैक्शन कैसा था, कम, तो आसानी से क्या हो रहे थे, वेपराइज हो रहे थे, ठीक। अब जब इसमें हमने सॉल्यूट भी मिला दिया, तो सॉल्यूट मिलाने से क्या हो गया, सॉल्यूट मिलाने से क्या हो गया, इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो कम हो गई, ठीक, और अट्रैक्शन बढ़ गया। तो अब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जब बढ़ जाएगा तो खुद सोचो, अगर ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अभी पहले तो ये इजीली वेपराइज हो रहा था, बट अब जब ये वेपराइज होना चाहेगा तो ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा अट्रैक्शन की वजह से, जिस वजह से क्या वेपराइज हो पाएगा, नहीं। अगर ये वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर रीजन याद रखना, ठीक,
रीजन क्या हुआ डिक्रीज होने का? ड्यू टू, रीजन क्या हुआ बच्चों? ड्यू टू increase in intermolecular, increase in intermolecular, intermolecular force of attraction. आई बात समझ? क्योंकि यहां पर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। और वेपर प्रेशर का इस तरह डिक्रीज होना ही क्या कहलाता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाता है। आगे बात समझ में? कोई डाउट किसी को? ठीक, जल्दी से यहां तक की जितनी बातें समझ में आ गई सब लोग वाई टाइप कर दें। बच्चे गैलेक्सी ऑन 7 प्रो पे कोई है तो अपना नाम लिखो उस जगह पे, ठीक है, और कैमरा बंद कर दो। जो लोग कैमरा चला रहे हो अपना कैमरा ऑफ कर लो, क्यों सुनो और हमें देखो। तुम्हें देखने से कोई मतलब नहीं है, कैमरा ऑफ कर लें क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब कर रहे होंगे एक दूसरे को, ठीक है। और सब लोग क्या उस पर सबका नाम लिखा होना दिखना चाहिए हमको, ठीक। जिसका कैमरा ऑन है वो कैमरा ऑफ कर ले। हाँ ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? गैलेक्सी पे शायद प्रियांशु हो, बेटा प्रियांशु कैमरा अपना ऑफ कर लो और अपना नाम लिखो यहाँ पर, ठीक है। सुनाई दे रहा है? कैमरा ऑफ कर लो अपनी वीडियो और नाम लिखो। चलिए खैर, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। तो ध्यान से समझ लें डेफिनेशन क्या बोली थी, ये क्लियर हुआ। लैंग्वेज में क्या कहा अपने लोगों ने कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो कैसा होता है? हाई होता है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज हाई, बट ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस डिक्रीजमेंट इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आई बात समझ में सबको? हिंदी वाले क्या कहते हैं? शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो उच्च होता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कैसा होता है? उच्च होता है। परंतु इसमें अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ मिलाने पर क्या होता है? ठीक, विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है, इसको बोल सकते हो अंतरा अणु आकर्षण बल में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार वाष्प दाब में होने वाली कमी क्या कहलाती है? वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। आ गई बात समझ में? कोई टेंशन किसी को? अगर इतनी बात क्लियर हो चुकी है तो हम लोग थोड़ा सा इसको कहां करने चल रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई बड़ी चीज नहीं है, केवल सिंबॉलिक फॉर्म में अपने को यूज करना है, ठीक। तो ध्यान से समझो इस चीज को। अगर हम कहें कि यहां पर हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है इसका जो वेपर प्रेशर है उसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे? पी नॉट से, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक, हमने कंसीडर कर लिया द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज पी नॉट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज पी एस, एंड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डेल्टा पी। और इसमें जो कमी हो रही है वो कितनी हो रही है? डेल्टा पी। आपको पता है यहां पर पी नॉट और पी एस में बड़ा कौन होगा? भाई इसकी वैल्यू हाई है तो बड़ा होगा, इसकी लो है तो छोटा होगा, ठीक है। इस वजह से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं? पी एस माइनस पी नॉट। आई बात समझ में? कोई टेंशन किसी को? ठीक, तो डेल्टा पी क्या हो गया आपका? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको इन शॉर्ट में हमने बोल दिया एलवीपी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और वो किसके बराबर हो गया? पीएस माइनस पी नॉट के बराबर हो गया, ठीक। हाय लीना, व्हाट इज द डाउट? क्या डाउट है बच्चे? पीएस तो छोटा है, अरे उल्टा लिख गए क्या हम? सॉरी सॉरी, सही कर ले इसको भाई। बड़ा कौन है? पी नॉट बड़ा है ना, पी नॉट माइनस पीएस, ठीक है, बिल्कुल सही है। पी नॉट बड़ा है इसलिए पी नॉट पहले और पीएस बाद में,
ठीक है, पी नॉट हाई था, पी नॉट माइनस पी एस। क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कर दे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई डाउट? ठीक, राउल्स लॉ क्या होता है उसको देखना है अपने को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। पहले राउल्स लॉ क्या क्या कह रहा है, क्या क्या बातें हैं, उसको अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है, राउल्ट ने देखो यही सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, कुछ चीजों को, कि क्या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में बात कही गई, और उसके बिहाफ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए। वो सारे स्टेटमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, एक तरह से अगर समझने की कोशिश की जाए यहां पर ही, तो ऐसे समझना, जरा इसी पेज पे आते हैं हम लोग पहले, कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा वेपर प्रेशर है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पे। अगर यहाँ सोल्यूट के मोल ना बढ़े होते या सारे के सारे मोल सॉल्वेंट के होते तो हमारा वेपर प्रेशर ज्यादा होता ना। तो इस बात को ही राउल्ट ने क्या कहा, ठीक, उनका पहला स्टेटमेंट यही आया कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है पीएस, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मेरी बात से सभी लोग सहमत हैं? ठीक है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे। जितना सॉल्वेंट का पार्टिसिपेशन, उसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। मानते हो ना? ठीक, और अगर हम यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दें बच्चों, तो एक कांस्टेंट लगा सकते हैं। ठीक, आगे के कांस्टेंट एक हुई इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक, तो ये एक पहला स्टेटमेंट, और ये भी राउल्ट लॉ है। आप कह सकते हो एट कांस्टेंट, राउल्ट लॉ की एक कंडीशन ही है, हमको टेम्परेचर प्रेशर कैसा, टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। नियत ताप पर किसी विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां से जरा इसको हमने एक इक्वेशन दिया फर्स्ट, जरा इसमें छोटा सा चेंज और करने चल रहे हैं हम लोगों ने कल पढ़ा था मोल फ्रैक्शन में ही रिलेशन है, हमको याद होगा क्या, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का जो सम होता था वो 1 होता था। तो अगर हमें सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को रिप्लेस करना चाहे इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, तो क्या लिखेंगे हम लोग? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू बन जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मानते हो कि नहीं? तो जहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखा है वहां पर हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, तो ये चीज तो हम करेंगे, और साथ ही साथ इसको हम थोड़ा सा बात के लिए करते हैं, इसमें और चेंजेस भी करते हैं। पहले देखिए ध्यान से, अगर इसी जगह पर हम लोग आ जाएं, इसको थोड़ा सा और इनिशियल कंडीशन की ओर ले चले, अगर हम पहले इस के की वैल्यू निकाल के देखना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हम यहां पर बात करें इस चीज को लेकर, तो ध्यान से सोचो, अगर इनिशियली देखोगे तुम, जब हमने अपना सॉल्यूट मिलाया ही नहीं था, तब क्या होगा? अगर हम बात कहें यहां पर कि हमारा सॉल्यूट हमने मिलाया ही नहीं, तो जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, आपको आपने पढ़ा भी, एक्स सॉल्वेंट प्लस एक्स सॉल्यूट इक्वल्स टू 1। और अगर हम कह रहे हैं कि नहीं, इफ एक्स सॉल्यूट जो है, हम यहां पर के की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम उसके लिए बात कर रहे हैं। अगर हम एक्स सॉल्यूट को क्या कर दे, 0, एक्स सॉल्यूट 0 कब है? जब हमने अपना सॉल्यूट मिलाया ही नहीं, तब हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? 0, यानी वो प्योर सॉल्वेंट होगा, तब हमारा सॉल्यूशन नहीं बना होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो क्या था? P नॉट था। उस जगह पर अगर एक्स सॉल्यूट 0 होगा तो एक्स सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
ठीक, तो पी नॉट आ गया, के आ गया, और एक्स सॉल्वेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मानते हो कि नहीं? तो हमारे पास यहां से के की वैल्यू क्या आ गई, के इक्वल्स टू पी नॉट आ गया। ठीक, इस पी नॉट को उठा के हमने कहा रख दिया, के की जगह रख दिया। ठीक, इस पी नॉट को उठा के हमने कहा रखा, के की जगह रखा। आई बात समझ में? तो हमने इसको उठा के ऐसे रख लिया, और अब हम क्या करने वाले हैं, इस के की वैल्यू को हमने यहां रख दिया, तो हमारे लिए आगे क्या बन जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला ये बन गया, वो बन गया, वो क्या बन गया, पी एस बराबर क्या हो गया, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? एक बार और समझ लो एकांश बच्चे, फिर से हम बताते हैं। हमने पहली बात कही कि राउट ने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है बच्चे, वो किस पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। फिर से समझ लीजिए जल्दी से सभी लोग, राउट ने क्या ऑब्जर्व किया कि किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अगर हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लगा सकते हैं। अब अगर कांस्टेंट लग गया, ठीक है, तो हमने उसको इक्वेशन 1 बोला। फिर हमने अपनी बात कही कि अगर हमें पता है ये रिलेशन कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉलिड के मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है, 1 के। लेकिन अगर हम इनिशियल जाए, जब हम सॉल्यूशन बनाना शुरू कर रहे थे, तो पहले हमने केवल सॉल्वेंट लिया था ना, तो जब हमने उसमें सॉल्यूट नहीं ऐड किया, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन वहां पर क्या हो सकता है, 0। और जब तुमने सॉल्यूट ऐड ही नहीं किया, तो तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन रखा है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, सॉल्वेंट। तो जो यहां पर अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0 है, तो जो तुम्हारा ये पीएस है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पी नॉट की तरह। तो हमने क्या किया, जहां पीएस लिखा था वहां पर बच्चों क्या लिखा, पी नॉट। ठीक, के की जगह के रहा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर एक्स सॉल्यूट 0 कर दोगे तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1। यहां से हमें के की वैल्यू क्या मिल गई, पी नॉट। और इस के की वैल्यू को उठा के कहां रख दिया अपने लोगों ने, इस के की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख दिया। ठीक है, इस के की वैल्यू को उठा के कहां रख दिया, इक्वेशन 1 में रख दिया। क्लियर है इतना? तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और ये भी तुम्हारे राउट्स लॉ का ही एक फॉर्मेट है। तो राउट्स लॉ के कई सारे स्टेटमेंट बनते हैं, देखो है तो सेम ही चीज ना। आप स्टेटमेंट ये भी कह सकते हो, आप दूसरा स्टेटमेंट ये भी कह सकते हो, क्या, कि किसी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, वो उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? हिंदी में भी कह सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हिंदी में कह सकते हो नियत ताप पर किसी विलयन का वाष्प ताप उस विलयन के क्या कहोगे, उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा विलायक के मूल भाष के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, जल्दी से इतनी बात तो वाई टाइप करो, तो आगे मूव करें हम लोग, इसी में आगे चलना है अपने को। अब हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब लोग क्या करने वाले हैं, इसको एक बार दोबारा से यूज करते हैं। हमने इसकी बात कही थी अभी। ठीक, हमने क्या कहा कि एक्स सॉल्वेंट प्लस एक्स सोल्यूट 1 होता है, तो अगर हम चाहें तो इस एक्स सॉल्वेंट को रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस एक्स सोल्यूट से, कर सकते हैं ना। तो हमने यही काम यहां पर किया, रिप्लेस किया क्या, एक्स सॉल्वेंट को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स सोल्यूट से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया, पी एस बराबर पी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स सोल्यूट। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? जहां पर एक्स सॉल्वेंट लिखा है बस वहां पर हमें क्या लिखना है, 1 माइनस एक्स सॉल्यूट लिख देना है। अब जैसे ही आपने 1 माइनस एक्स सॉल्यूट लिखा, जरा इसका ओपन कर दीजिए, तो पीएस बराबर क्या बनेगा, पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स सॉल्यूट। ठीक, कोई टेंशन किसी को? जरा इस पीएस को उधर भेज दे और पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स सॉल्यूट को इधर ले लें, क्या बन जाएगा, पी नॉट
इंटू एक्स सॉल्यूट इक्वल हो गया किसके, पी नॉट माइनस पी एस के। ठीक, ध्यान करो अभी पढ़ा था आप लोगों ने ना, पी नॉट माइनस पी एस क्या था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा हाँ, के कांस्टेंट है शोभित यहाँ पर। यहाँ पर एक और चीज को पहले देखें, अपने लोगों ने बात की थी, जरा इसको दोबारा लिखेंगे, पहले वो चीज देखते हैं तब आते हैं इस पर। ठीक, तो एक चीज को पहले जल्दी से देखें, हम लोगों ने बात की थी किस पर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे। इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, इसके लिए बात की थी तो लिखा था पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, इस चीज को हमने बोला था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या इसी को हमने बोला था डेल्टा पीवी। एक और वर्ड है, पहले उसको समझना जरूरी है, पी एस और पी नॉट इक्वल, पी नॉट इक्वल कैसे हैं, अभी आते हैं आर्यन। हमने बात की थी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे, एक और वर्ड आता है बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जैसे हम आपके रिजल्ट को अगर एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहें इस चीज को, तो क्या होता है, आपके 10th में मार्क्स मान लीजिए अच्छे आए थे, बहुत अच्छे आए थे, सभी को पता है 10th में आपने 85 90 अप्रॉक्स स्कोर किया। 11th में आपका रिजल्ट क्या आया, तो सबको पता है 10th से तो गिरा ही गिरा, तो लोअरिंग हुई है कि नहीं। तो होता क्या है बच्चों, लोअरिंग क्या, रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है, अगर आप 10th का रिजल्ट देखोगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि लोअरिंग हुई है। अगर 10th को ना देखो तो क्या है, लोअरिंग क्या है, हमने जितने पाए वो पाए तो है ना। तो है क्या कि मान लीजिए आपके 10th में आए थे 90% मार्क्स और अब आ रहे हैं आपके 60% मार्क्स। ठीक है, तो लोअरिंग कितनी हुई अगर बात की जाए, तो लोअरिंग आपको कैसे दिखेगी, ये दिखेगा कि 90 से हम 60 हो गए तो हमारी लोअरिंग कितनी हुई, 30% की। बट अगर ये क्या हुआ, लोअरिंग, ठीक है, ये क्या हुआ, लोअरिंग। अगर हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग की, तो हम क्या बोलेंगे, 90 माइनस 60, 30 की तो लोअरिंग हुई, किसके रिस्पेक्ट में, तो रिस्पेक्ट ऑफ 90। जब हम इनिशियल को भी डिवाइड कर देंगे कि हमारे पास पहले जो मार्क्स थे उसके कंपैरिजन में, इसको बोला जाता है रिलेटिव। तो वैसे ही जब हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास लोअरिंग कितनी हुई थी, पी नॉट माइनस पी एस, और हमारा वेपर प्रेशर पहले कितना था, पी नॉट। ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। ये जो टर्म है बच्चों, ये टर्म क्या कहलाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, दिस टर्म इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अगर केवल पी नॉट माइनस पी एस लिख रहे हो तो वाष्प दाब में अवनमन की बात आई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बट अगर आप बात कर रहे हो किसकी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आपको क्या करना है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट कर लेना है। क्लियर है। जो डाउट यहाँ आया कि भाई पी एस बराबर कैसे हो गया पी नॉट की, तो बच्चे हम बार बार कह रहे हैं इसको, फिर से हम पीछे आके बात करते हैं। हमने अगर सॉल्यूट मिलाया ही नहीं है, हमारे पास पीएस ये था, ठीक, पीएस कब बन रहा है, जब सॉल्यूट मिला रहे हो। मान लो आपने सॉल्यूट नहीं मिलाया, अगर ये सॉल्यूट नहीं मिला रहे हो तो क्या होगा, तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन बनेगा नहीं, तो उस टाइम पर जो सॉल्यूशन तुम्हारा है वो यही है। तो जो पीएस है वो एक तरह से किसकी रहे, तुम्हारा नया कोई सॉल्यूशन बना ही नहीं, तो जो पहले सॉल्यूशन था वही बाद में भी रहेगा। इसलिए तुम्हारे पास जो प्रेशर रहेगा वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, पी नॉट। समझ गया आर्यन। तो इस वजह से पी नॉट, और आप कह सकते हो क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पीएस को यूज किया है, ठीक। बट अगर इस कंडीशन पे आए, ठीक, इनिशियल की बात करें, अगर हमारा एक्स सॉल्यूट 0 है, ठीक है ना, तो यानी कि क्या हुआ, हमने सॉल्यूट को मिलाया ही नहीं है, तो कोई सॉल्यूशन बना ही नहीं, तो क्या वेपर प्रेशर में चेंज होगा, उधर जाएगा तो पी नॉट में माइनस हो जाएगा, तो पी नॉट माइनस पी एस, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर क्या बन गया, पी नॉट इंटू एक्स सॉल्यूट। ठीक, बात समझ गए। और अगर इस पी नॉट को हम नीचे ले लें अब, ठीक है, इस पी नॉट को कहां ले लें हम, नीचे ले लें, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट, तब क्या हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में क्या गया, पी नॉट, जो बराबर होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्यूट के। और ये हमारा, अब न्यूमेरिकल्स में देखिए ध्यान से क्या आने वाला है। ठीक, फिर से वही कल की तरह आप लोग कोई करने, हमें केवल हिंट देनी होगी, बस हम हिंट देते जाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको बताने। ठीक है, तो रेडी है सभी लोग? कॉपी पेन है सबके पास? जल्दी से वाई टाइप करके बताओ, सबके पास कॉपी पेन है कि नहीं? जल्दी से वाई टाइप करके बोलो। हाँ, जल्दी लेके आओ लेना, कॉपी पेन तो लेके बैठो यार, भाग के जाओ, दौड़ के आओ, कॉपी कर ले, बाकी हम इसको सेंड कर देंगे पीडीएफ बना के, कोई टेंशन नहीं उस चीज की। ठीक है, डेरिवेशन नोट कर ले जिसको भी है, और मेन ये 3 फॉर्मूले जरूर नोट कर ले। जो लोग न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं वो फॉर्मूले जरूर नोट कर लें, क्योंकि आपको फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, सब चीजें समझ गए हो? हम फिर से एक बार बता रहे हैं बच्चों। आवाज आ रही है ना सबको? लिमिटेशन दो मेन लिमिटेशन। पहली क्या लिमिटेशन की बात करी जाए, अगर आवाज आ रही है पहले जल्दी से बोल दे यार, आवाज आ रही? फोन आ गया था तो आवाज तो डिस्टर्ब नहीं हो रही है? सब तक आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, लिमिटेशन की बात करो तो लिमिटेशन क्या होती है बच्चे राउल्ट लॉ की? 2 लिमिटेशन ध्यान रखो। एक तो ठीक, इट इज एप्लीकेबल ओनली, it is applicable only at constant temperature, constant temperature, पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या? it is applicable only for those solutions, those solution which do not undergo association और डिसोसिएशन। ठीक, 2 शर्तें समझ गए? पहली बात, ये केवल दिखेगा आप दिख रहा है? पहली बात केवल क्या कि ये किस पर एप्लीकेबल होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और दूसरी बात केवल उन सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल होता है जो क्या करते हैं? एसोसिएशन और डिसोसिएशन परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, which do not undergo association और dissociation, जो एसोसिएशन डिसोसिएशन परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, क्लियर है सबको? एसोसिएशन और डिसोसिएशन का मतलब समझे कुछ इस तरह से कि अगर आपने मान लीजिए कोई सॉल्यूट मिलाया, ये आपके पास कोई सॉल्वेंट है, इसमें कोई सॉल्यूट मिलाने पर क्या हो रहा है? आपने उसका 1 मोल मिलाया। आप जानते हो हम लोग पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों क्या होती थी? जो डिपेंड करती थी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पे। तो तुमने बाहर से मिलाया NaCl मान लो, ठीक है, अब तुम्हें पता है तुमने NaCl का 1 मोल मिलाया, बट अंदर जाके NaCl का वही 1 मोल टूट के क्या दे रहा है? 1 Na प्लस दे रहा है और 1 Cl माइनस दे रहा है। तो वहां पर वो अपने आप में जो 1 मॉलिक्यूल था, 1 मोल था जो हमारा, हम तो जो कैलकुलेशन करेंगे वो 1 मोल के अकॉर्डिंग करेंगे, बट अंदर जाके उसने 1 मोल Na प्लस दिया। 1 मोल NaCl किसमें टूटेगा? 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस दिया। तो अंदर जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हो गए वो कितने हो गए? 2। तो तुम कैलकुलेशन 1 के लिए करोगे और जबकि सॉल्यूशन के अंदर वहां पर कितने मोल्स हो चुके होंगे? 2। ठीक, तो ये क्या हो गया? डिसोसिएशन। ऐसे ही मान लो तुमने कोई ऐसी चीज मिलाई होती जिसके तुमने क्या मिला है? 2 मोल्स मिलाए, ठीक है, और वो दोनों मोल्स अंदर जाके क्या कर लें? आपस में जुड़ जाए और जुड़ के 1 ही मोल बना ले। तो ये चीज क्या हो गई? एसोसिएशन। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सॉल्यूट नहीं होना चाहिए। जैसे हम जो डाइमर तुम सुनते हो, जैसे हमने BH3 लिया, हमने BH3 लिया, ठीक,
तो BH3 के हमने 2 मोल डाले, मान लो एक ये और एक ये, 2 अंदर जाके उसने क्या बना लिया, B2H6 जो अपने आप में एक ही मोल है क्यों। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, एसोसिएशन। तो हमारी जो कैलकुलेशन चल रही होगी वो किसके अकॉर्डिंग चल रही होगी, यहाँ पर 2 मोल्स के अकॉर्डिंग, जबकि हमारे सॉल्यूशन के अंदर केवल कितने मोल्स बचे, 1 मोल बचा। आई बात समझ में। तो राउट्स लॉ वही एप्लीकेबल होगा जहां पर ना तो ये डिसोसिएशन हो रहा हो और ना ही इस तरह का कोई एसोसिएशन हो रहा हो। ठीक, अगर तुम मान लो यहां पर क्या मिला रहे हो, यूरिया मिला रहे हो। अब तुम्हें पता है यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, यूरिया इज NH2CO NH2। अब इसको मिलाने के बाद ये अंदर भी वही बना रहेगा। अगर तुमने 1 मोल यूरिया के मिलाया, अंदर भी उसका क्या है, 1 ही मोल प्रेजेंट है। ठीक, तो यहां क्या हो रहा है, एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, जितना हमने बाहर लिया उतना ही सॉल्यूशन के अंदर भी है। तो राउट्स लॉ केवल उन्हीं पर एप्लीकेबल होगा जहां पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना हो रहा हो। इन दोनों में राउट्स लॉ में अप्लाई नहीं कर सकते। समझ गए बात को। ठीक है, सबको बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर है भाई। फर्स्ट पॉइंट दिख गया होगा ना पीछे, ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर है। चला जाए जल्दी से न्यूमेरिकल्स की ओर। चलिए भाई शुरू करते हैं अपने लोग न्यूमेरिकल पोर्शन अपना जल्दी से। ठीक है, टाइमर के साथ। तो टाइमर भी हम खोल लेते हैं पहले, तब बात करेंगे। आपके बाद टाइमर बिल्कुल सही चलाएंगे। चलिए भाई, आपके लिए हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबको वॉइस क्लियर आ रही है ना। चलिए, तो क्वेश्चन आपके लिए है, पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। और पहला बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोग निकाल के दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं। ठीक, सब लोग राउट तो समझ चुके हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 1 इज, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है बच्चों, 34.2 ग्राम ऑफ कैन शुगर। ठीक है, 34.2 ग्राम ऑफ कैन शुगर is dissolved in 180 gram of water, is dissolved in 180 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 34.2 ग्राम शर्करा को हमने क्या किया, 180 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी। ठीक, तो हमको क्या निकाल के दिखाना है, RLVP बता दो कितना होगा। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी व्हाट। क्वेश्चन समझ गए सभी लोग बच्चों, कोई समस्या किसी को। जल्दी से कॉपी पेन निकाल चुके हैं आप लोग, इसको सॉल्व करके मैं आंसर दें। देखिए कितने लोग कर पा रहे हो बिना क्वेश्चन को समझाए। ठीक, टाइमर आपका शुरू कर दिया हमने, जल्दी से बताएं क्या आएगा आंसर। कितने लोग सवाल को ऐसा शुरू नहीं कर पा रहे, अगर कोई नहीं हो तो जल्दी से बोले। 0.0099 भाई, एक आंसर आ चुका है 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर। 0.81 एक और आंसर आ चुका है 38 सेकेंड्स पे। गुड मांडवी, गुड लवित भाई, आंसर में कुछ वेरिएशन है, एक का 0.0099 आ रहा है और एक का आ रहा है 0.99। ठीक है, चलिए हम करेक्ट आंसर बोल दे रहे हैं, जिसकी भी गलतियां हो रही हो कर लें। ठीक, पहला आंसर बहुत अच्छा लगा भाई, 28 सेकेंड्स पे आया था और बिल्कुल सही आंसर आया। आंसर इज 0.0099। करेक्ट आंसर इज दिस। और बहुत इजी था, सबको समझ में आ गया ना। जो लोग कर रहे हैं 0.9909, या तो आपको टाइप करने में कुछ गड़बड़ी हो रही है, आपने आंसर से निकाला है, या फिर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है।
भाई मैथ्स की वजह से केमिस्ट्री में नंबर कम मत कराओ। हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग क्या होता था, RLBP अभी अपने लोगों ने सीखा किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल। जिन लोगों को नहीं आया वो देखें, हमने अभी पढ़ा राउल्स लॉ। हमें ये निकालना है तो हमें पता है ये इसके बराबर होगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। हमें सॉल्यूट का भी ग्राम वेट पता है, सॉल्वेंट का भी ग्राम वेट पता है। ये ग्राम वेट दिया है, हमको क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, तो हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है। इसका ही फॉर्मूला याद होगा, स्मॉल एन कैसे निकलेगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और कैपिटल एन के लिए कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ठीक, स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ है आपको 34.2 अपॉन में, कल भी बताया था कैन शुगर का मोलर मास 342 अपॉन में 34.2 अपॉन 342 प्लस यहाँ वेट कितना दिया 180 और वाटर का मोलर मास 18। ठीक, सॉल्व कर लो यार, क्या दिक्कत है। ये बन गया 0.1, ये बन गया 0.1 और ये बन गया कितना 10। तो क्या आ गया आपके पास 0.1 अपॉन 10.1, इसको हटा दिया जाए 10 अपॉन 101, सॉरी ठीक है ना, एक पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 1 अपॉन 101, 1 अपॉन 101 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सबको आ गया समझ में कि नहीं आया, बोलो भाई किसी को डाउट हो, कोई समस्या किसी को, जल्दी से वाई टाइप करो अगर न्यूमेरिकल आ गया है आपको सबको समझ में, जल्दी से वाई टाइप कर दे भाई सभी लोग। किसी को नहीं आया तो जल्दी से एन टाइप करो, ये सर अभी दिक्कत है। आ गया सबको समझ में, चलिए कई का तो आंसर भी आ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। IIT रुड़की 1989 और BHU 1997 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा अपने को, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन अभी आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है। चलिए देखते हैं इसको भी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है उसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है, हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर बच्चों, कह रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द हाईएस्ट फॉर, चार ऑप्शन है अपने पास, पूछ रहा है इसमें से किसके लिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं तो बताएंगे, हम चारों ऑप्शन लिख रहे हैं। ठीक है, एलवीपी किसके लिए हाईएस्ट होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है आपको जो इसमें दिया है 0.2 m यूरिया, दूसरा ऑप्शन आपको जो दिया है वो दिया हुआ है 0.1 m ग्लूकोज। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है वो दिया है 0.1 m MgSO4, और चौथा ऑप्शन दिया है आपको 0.1 m BaCl2। ठीक है, तो आप में से कोई क्या आंसर करेगा, इन चारों में किसके लिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू हाईएस्ट होगी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हाईएस्ट पता करना है इन चारों में। ठीक, अगर किसी को आ रहा है तो ठीक है, हम टाइमर नहीं चला रहे इस बार, कोई अपनी तरफ से आंसर दे रहा हो तो बताओ, किसी को लग रहा हो इस वजह से हो सकता है, ये हो सकता है, जल्दी से टाइप करके बोलो कि क्या आंसर होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, आपने अभी, हमने पहले इसलिए कहा कि अभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है। फर्स्ट वन नहीं भाई, चलिए देखते हैं। हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टार्टिंग बताया था, कहा भी था इस तरह के क्वेश्चन यहां से बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो यार क्या फंडा है, आपको पता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपकी क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मानते हो ना। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। ठीक, मानते हो कि नहीं मानते हो। अगर हमारे पास 0.2 m है, आपको दिया है, यानी इसके हमारे पास क्या है, मतलब 0.2 मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। ठीक, ग्लूकोज के हमारे पास कितने मोल्स हुए
1 मोल हुए। अभी तुमको बताया था डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाला, अंकित और वंश का जा रहे ऊपर थोड़ा सा भी और भी गड़बड़ हो रहा है। MgSO4 है बच्चे, तो MgSO4 टूट के क्या देगा, Mg+2 चार्ज और SO4 -2 चार्ज। ठीक है, यानी अगर हमारे पास का 1 मोल MgSO4 होता तो वो टूट के क्या दे रहा होता, एक Mg+2 चार्ज और एक SO4-। अगर 0.1 है हमारे पास मान लो, तो मैं टूट के क्या देगा, 0.1 ये देगा और 0.1 ये, यानी हमारे पास इसके भी कितने मोल्स होंगे सॉल्यूशन में, 0.2 हो जाएंगे। बट तुम ध्यान से देखो BaCl2 को, अगर BaCl2 का 1 मोल है बच्चे, तो टूटने पर क्या देगा, 1 मोल देगा Ba+2 का और 2 मोल देगा इसके Cl- के। तो अगर तुम्हारे पास 0.1 मोल है इसका, तो टूटने पर 0.1 मोल ये बनेगा और ये कितना बनेगा, 2 इंटू 0.1, यानी कितने बनेंगे इसके, इसके तुम्हारे पास कितने मोल्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर, 0.3। ठीक, तो अब तुम साफ साफ समझ पा रहे हो इस जगह पर कि तुम्हारे पास इन 4 ऑप्शन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, BaCl2 के। आया समझ में कि नहीं आया? और क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो इसलिए इसमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला, 0.1 m BaCl2। इस जगह पर आपको देखना है, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने सीधी यूज की, मतलब जो आपने नाम पढ़ा वही है, तो आपको आंसर में उसको ढूंढना है जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। सबको आया समझ में कि नहीं आया? मेरा सवाल सबसे है, हर एक से, ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक, आपके पास अगर यहां पूछता ठीक क्या कि किसमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तब हमें सोचना पड़ता। ठीक, तब हम किसके साथ जाते, ग्लूकोज के साथ जाते। ठीक, जिसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसमें लोअरिंग भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, अभी कहा था ना, क्या कहा था, वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या था, राउल्ट्स लॉ का, पहली बार। ठीक, जो किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है किस पे डिपेंड करता है, ठीक, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, बात आई थी ना ये। ठीक, तो अब सोचो सॉल्वेंट का अगर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता जाएगा तो सॉल्वेंट का अपने आप कम हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम, तो इसमें वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम। क्या इसको तो छोड़ो, ये तो अलग बात है, कोई राउल्ट्स लॉ से इसको कनेक्ट भी नहीं करने की जरूरत है, ये सीधा फंडा है यहाँ पर। ठीक, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकल के आता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करे। हमें पता करना है लोअरिंग वेपर ज्यादा किसमें है, तो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसमें लोअरिंग ज्यादा होगी। आपको इन चारों में क्या देखना था, किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। ठीक, समझ गए सभी लोग, कोई टेंशन किसी को? एक क्वेश्चन आया हुआ है कहां पर, रुड़की में 1989, और कहां आया हुआ है, और यही क्वेश्चन आया हुआ है आपका BHU 1997 में भी। और इसी तरह के क्वेश्चन, अब ये हम नहीं कहेंगे, तुम लोग ये मत सोचो, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए। हम ये केवल तुमको थोड़ा सा कंपटीशन का जो हवा है दिमाग में उसको हटाने के लिए ये वाली बातें कर रहे हैं। यही सारे सवाल आपके बोर्ड लेवल पे भी आते हैं, और देखो आप कर पा रहे हो, कोई ये नहीं कि हो नहीं सकते। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग आज। ठीक, तो टाइम हो जाएगा हमारा, तो एक और क्वेश्चन के साथ चलते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन अब की बार लेते हैं हम लोग। ठीक, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है अब की बार, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है अपने लोगों से, ये डिस्कस करना होगा थोड़ा सा। चलिए पहले देखते हैं कि कितने लोग खुद से ट्राई मार पाते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ने भाई ध्यान सुनेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉल्वीन आर 160 एंड 60 टॉर रिस्पेक्टिवली। ठीक, हमको प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन, प्योर दिया मतलब आपको क्या दे दिया गया, अगर आपके पास ये सॉल्वेंट के रूप में होता तब, तो प्योर बेंजीन और प्योर टॉल्वीन, प्योर टॉल्वीन में आपके ले लीजिए, ऐसे लिख दे रहे हैं। इन दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया है, एक का दिया है 160 टॉर, टॉर प्रेशर की यूनिट है, और एक का दिया हुआ है 60 टॉर। ठीक, आई बात समझ में? कह रहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन इन वेपर प्रेशर इज
इन कॉन्टेक्ट विद इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इज। ठीक, तो कह रहा है क्या, द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर प्रेशर इन कॉन्टेक्ट विद इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। ठीक, हमको यहां पर क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसके लिए, टोल्यूइन के लिए। ठीक, इन वेपर प्रेशर, ठीक, वेपर प्रेशर के टर्म्स में निकालना है बच्चों। ठीक, अब इसको समझेंगे। अभी तक आप क्या निकालते थे, मोल फ्रैक्शन निकालते थे इन टर्म्स ऑफ मोल, अब क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन टर्म्स ऑफ वेपर फेज, वेपर फेज। चलो इसको समझते हैं, हम ही करते हैं। ठीक है, वेपर फेज में निकालना है, और इसमें हिंट क्या दे रखी है, इन कॉन्टेक्ट विद इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। हमने जो सॉल्यूशन बनाया इन दोनों का, ठीक है, वो कैसा बनाया, इक्विमोलर। अब जो हिंट्स है उनको इस्तेमाल करना है। ठीक, तो क्वेश्चन सभी लोग समझ चुके हो, किसी को कोई टेंशन नहीं है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। बेटा जो जिसका डाउट है पिछले क्वेश्चन लेकर समझ लो, आपको किसका नाम दिया है, सॉल्यूट का, यानी आपको क्या दिया है, ये जो मोलैरिटी दी है ये पूरे सॉल्यूशन की दी है। मोलैरिटी क्या होती थी, अगर मोलैरिटी की डेफिनेशन याद करो तो तुमको समझ में आ जाएगा। क्या बोलते थे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक, तो हमको सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है ये दिया हुआ है, वही तो मोलैरिटी होती है। तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये सब किसकी होगी, सॉल्यूट की होगी लेना। ठीक है, अब दूसरा सवाल मेरे पास आया है, इक्विमोलर क्या होता है। इक्विमोलर मतलब इक्वल मोल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे समझना है। पहले क्वेश्चन देखो कठिन नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन को समझना थोड़ा कठिन है। ठीक, उसको बहुत सरल करने चलने, ध्यान समझना। पहले क्वेश्चन को डिस्कस करना कि क्या दिया है। यहां पर इस चीज को समझना, हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो सॉल्यूशन है, एक को मान लो ए, एक को मान लो बी। ठीक, ये आपका कौन है, बेंजीन है, और ये आपका कौन सा है, टोल्यूइन है, बेंजीन के ऊपर CH3। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है आपने बेंजीन में भी कुछ नहीं मिलाया। ठीक, यानी ये क्या है, प्योर स्टेट में। तो इसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर दे रखा है आपको, इसका बेंजीन का C6H6, वो दिया है कितना, 160 टॉर। और ऐसे ही प्योर स्टेट में ही टोल्यूइन का वेपर प्रेशर आपको क्या दे रखा है, ऐसे लिख दे, टोल्यूइन, चलो वो दे रखा है 60 टॉर। अब कह रहा है हमने इन दोनों को मिक्स किया, इनके इक्वल मोल्स को। ठीक है, मतलब जितने मोल हमने इसके लिए उतने ही मोल्स हमने इसके लिए, और मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो अब यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके ये दो कंपोनेंट्स हैं, इनमें कोई भी एक सॉल्यूट हो सकता है और कोई भी एक सॉल्वेंट। बट जब हमने दोनों इक्वल ले लिया तो हम ये नहीं बता सकते भाई वैसे क्या होता था, जो कम अमाउंट में वो सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में वो सॉल्वेंट। लेकिन जब दोनों चीजें लिक्विड में होती हैं बच्चों, ठीक, तब हम कुछ भी कम ज्यादा करके कर सकते हैं। पानी में दूध और दूध में पानी, दोनों चीजें मिलाई जा सकती है। सेम वैसे ही ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें इसको मिला रहे हैं, इसमें इसको मिला रहे हैं, दोनों को बराबर भी रख सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन यही कह रहा है क्या, कि अगर हम इस चीज को बात कहें तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वेपर प्रेशर दोनों का प्योर स्टेट में दे रखा है। अब यहां से समझना शुरू करो, हमने राउल्ट्स लॉ में जो देखा है, जो सीखा है, वो क्या सीखा है, किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसकी प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर, उसकी प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर, इसको ऐसे मान लो, हमने मान लिया कोई सॉल्यूशन ए है, उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, उसकी प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। कोई सॉल्यूशन बी है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उसकी प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर इनटू उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक, हमने माना है बेंजीन हमारा सॉल्यूशन ए है, टोल्यूइन हमारा सॉल्यूशन बी है, और क्वेश्चन में हमको दे रखा है दोनों इक्विमोलर है। मतलब अगर हम बात कहें तो जो इक्विमोलर का मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो एक्स ए लिया हमने और जो एक्स बी लिया, ठीक,
इन दोनों के क्या होगा, दोनों का मोल फ्रैक्शन होगा, यानी कि बात क्या कहना चाह रहे हैं, एक्स ए और एक्स बी क्या है, बराबर है। समझे, इक्विमोलर का मतलब उसने ये हमको हिंट दे दी कि दोनों सॉल्यूशंस का जो मोल फ्रैक्शन है वो कैसा है, इक्वल है। और हमको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल किसके होता है, 1 के। और क्योंकि दोनों बराबर हैं, एक्स ए बराबर एक्स बी है, ठीक है ना, तो जहां पर तुमने एक्स बी लिखा है उसकी जगह एक्स ए लिख सकते हो। तो ये अगर हम यहां पर इस एक्स बी की जगह क्या लिख दें, एक्स ए लिख दें, तो 2x ए बराबर 1, तो एक्स ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.5। और एक्स ए 0.5 है, हमने क्या सीखा, एक्स ए और एक्स बी बराबर है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, 0.5 आ जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो दोनों इक्विमोलर है, तो भाई 0.5 मोल ए के होंगे, 0.5 मोल बी के होंगे, 0.5 मोल बेंजीन के हो गए और 0.5 मोल टॉल्वीन के, ठीक। तो यहां से तुम इन दोनों का वेपर प्रेशर निकाल सकते हो। आपको क्या लगाना है फॉर्मूला, पीए नॉट आपको दिया हुआ है, बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 160, और एक्स ए क्या हो गया आपके पास 0.5, ठीक है। ऐसे ही पीबी के लिए 60 और ये क्या हो गया 0.5। सॉल्व कर सकते हैं अपने लोग, ठीक, डिवाइड बाई 10 कर लें, ठीक, ये आ जाएगा आपके पास 80 और ये आ जाएगा आपके पास 30, ठीक। टॉर्क, प्रेशर आया तो ये प्रेशर किस में रहेगा, टॉर्क में रहेगा। समझ गए इतनी बात? जल्दी से यहां तक वाई टाइप करो, तो हम क्वेश्चन का अगला स्टेज बताने वाले क्या है, हमसे पूछ क्या रहा है और हम क्या बताने, अब हमें क्या करना है इसके आगे। सबको आ गया यहां तक, गुड गुड, सबको आ गया ना बच्चों? चलिए, तो अगर इतनी बात समझ आ गई, हमसे अब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पूछ रहा है, तो हमें पता चल गया कि वेपर फेज में बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है, केवल बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है 80, टॉल्वीन का कितना है 30, ठीक है। और हमसे कह रहा है टॉल्वीन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बता दो, तो नहीं निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर अपने को टॉल्वीन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पता लगाना है तो क्या करूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन इन वेपर फेज, ठीक है। तो देखो यार, केवल टॉल्वीन का वेपर प्रेशर कितना है, इस चीज को याद रखना, इसको तुमने पढ़ा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या होता था, दो गैसेस, दो या दो से ज्यादा गैसेस मिक्सचर का जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है पूरे सॉल्यूशन के प्रेशर के बराबर होता है। वहां पर वेपर की बात नहीं, वहां पर केवल प्रेशर कहते हैं। आप बोलते थे ना, जो पी टोटल होता है वो बराबर होता है किसके, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी, ऐसे बोला करते थे ना, सोन डाल्टन्स लॉ में। सेम वैसे हम यहां पर भी बोल सकते हैं ना। हम बस यहां पर क्या करने वाले हैं, हमारे पास दो ही कंपोनेंट है, तो जो पी टोटल है आपका वो बराबर होगा किसके, पी ए प्लस पीबी के, ठीक। तो आपका पीए कितना आ गया है 80 और पीबी कितना आ गया है 30, तो टोटल कितना आ गया 110। तो आप जो निकालने वाले क्या, टॉल्वीन का निकालना है, केवल टॉल्वीन का वेपर प्रेशर कितना है 30, अपॉन में इसको ऐसे लिख भी दिया जाए, ठीक, क्या वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्वीन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्वीन। समझ गए फॉर्मूला? अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालने बोले कहां पर, वेपर फेज में, तो आपके जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर आए उसको निकाल लो, ठीक। ये कितना बन जाएगा, इसका कितना आ गया बच्चों 30 अपॉन में 30 प्लस 80 110, 3/11, या इसको और सॉल्व कर देना, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आया कि नहीं आया? अब मान लो ऐसे तुमसे पूछता किसके लिए, बेंजीन के लिए, बताओ वेपर फेज में 1 माइनस कर दो इसको। तो जल्दी से बोलो सबको आया कि नहीं आया, सबको आया कि नहीं आया, बोलो भाई। सबको, लवित्र आ गया, एलिना आ गया, और बाकी को जिसको ना आया वो बोलो। दीपिका कल कहाँ थी बच्चे, कल नहीं थी क्लास में?